नेपाल में जेन जी के 8 लीडर्स आगे आए। इन्होंने आग तो लगा दी, लेकिन यह नहीं पता कि आग बुझाएंगे कैसे। जेन जी का हर छोटा बड़ा नेता कुर्सी पर बैठना चाहता है और इनकी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। खुल्लम खुल्ला इनमें मारपीट हो रही है। आर्मी से भी छोटे छोटे झगड़े सुलझाने के लिए उन्हें आने के लिए कहा जा रहा है। नेपाल जो पहले हिंदू राष्ट्र था, उसे रातों रात कैसे बांग्लादेश फॉर्मूला वालों ने हाईजैक कर लिया है, आप देखिए। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. जेनजी आंदोलनकारियों में फूट क्यों पड़ी? जेनजी ने एक दूसरे पर लात घूंसे मुक्के क्यों चलाए? नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र था, वो 48 घंटे में बांग्लादेश जैसा क्यों बन गया? क्या नेपाल अब पाकिस्तान बनने की राह पर खड़ा है? नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों की एकता 72 घंटे में ही टूट गई। आंदोलन के चौथे दिन जेनजी के यंग टर्क एक दूसरे को ही किक मारने लगे। सड़क पर गिरा गिरा कर पीटने लगे। दौड़ा दौड़ा कर मुक्के बरसाने लगे। ये सब कुछ काठमांडू में नेपाली सेना के जंगी अड्डे के सामने हुआ। अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर जेनजी के गुट आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हर एक गुट अपनी अपनी पसंद का अंतरिम प्रधानमंत्री चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारपीट सुशीला कार्की, कुलमान घीसिंग और बालेंद्र शाह के समर्थकों के बीच हुई। आंदोलन के चौथे ही दिन जेनजी में फूट को देखकर हामी नेपाल के नेता सुदन गुरंग की आंखें भर आई, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था। भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था। जेनजी जब एक थे, उनके आक्रोश से नेपाल के बड़े बड़े हुक्मरान डरे हुए थे। प्रधानमंत्री केपी ओली को गद्दी से उतरना पड़ा। आंदोलनकारियों ने उनका घर जला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड का घर फूंक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा को सरेआम पीट दिया। उनकी पत्नी आरजू राणा की घर में घुसकर पिटाई कर दी। नेपाल के डिप्टी पीएम विष्णु प्रसाद को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पैडोल को पानी में घुसकर पीटा। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ को घर में घुसकर पीटा। उनकी पत्नी लक्ष्मी चित्रकार को आग लगा दी। नेपाल की संसद भवन को फूंक दिया। अभी संसद भवन आग लगा के आ रहे हैं।
नेपाल के राष्ट्रपति भवन को जला दिया। जेंजी आंदोलनकारियों ने काठमांडू के सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया। वहां खड़ी सैकड़ों कारें धू-धू कर जल रही हैं। सिंह दरबार नेपाल की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर तमाम मंत्रालयों के दफ्तर हैं। आंदोलनकारियों के डर से नेपाली सरकार के कई करीबी अफसर भी हेलीकॉप्टर से लटक कर जान बचाकर भागे। इसका वीडियो अब सामने आया। आंदोलनकारियों से लेकर नेपाल की जनता के मन में सवाल है, जिन नेताओं को आर्मी ने हेलीकॉप्टर से बचाया वो कहां हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शिवपुरी में नेपाल आर्मी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में सेफ जगह पर रखा गया। काठमांडू से शिवपुरी की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। अब सबसे बड़ा सवाल, नेपाल को कौन चलाएगा? जेंजी क्या चाहते हैं? आर्मी चीफ से मिलने के बाद जेंजी ने कहा वो संविधान नहीं बदलना चाहते, वो संविधान में सुधार चाहते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव चाहते हैं। अंतरिम सरकार का गठन तभी हो जब नेपाली संसद भंग कर दी जाए। आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लिहाजा किसी मौजूदा नेता को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना उन्हें मंजूर नहीं। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की रेस में 2 नाम सबसे आगे हैं, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की और नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घीसिंग। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम सरप्राइज करने वाला भी हो सकता है। सागर ढकाल और धरान के मेयर हरका सपांग का नाम भी चर्चा में है। सुशीला कार्की और कुलमान घीसिंग पर जेंजी में टकराव हो गया। एक गुट सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो दूसरा गुट कुलमान घीसिंग को। अंतरिम प्रधानमंत्री के पद के लिए फ्रंट रनर सुशीला कार्की और कुलमान घीसिंग दोनों ही नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। सेना ने इनका फैसला करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंप दिया है, जो जेंजी आंदोलनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। हामी एक हुन जरुरी छ। हामीले देशमा चाहिँ यति बेला अभिभावकविहीन भएका छौं। हाम्रो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका सबै ठप्प भएको स्थिति छ। म यो जेन्जी युवाको तर्फबाट मेरो धारणा के दिन चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यति बेला देशको अभिभावकको रूपमा सुशीला कार्की चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा बेस्ट अप्सन हुन जान्छ। नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, आर्मी चीफ सिगदेल और जेंजी नेताओं के बीच बैठक के बाद एक बार फिर रैपर और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का नाम तेजी से आगे आया है। जेंजी के एक गुट का दावा है कि वो सुशीला कार्की का सपोर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भारत से नजदीकी है। ये गुट अब बालेंद्र शाह का समर्थन कर रहा है। अगर बालेंद्र तैयार नहीं हुए तो हरका सपांग का समर्थन करेगा। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के चुनाव में जितना देरी हो रही है, नेपाल के हाल बिल्कुल बांग्लादेश जैसे होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान जेंजी आंदोलनकारियों के सिर पर खून सवार है। सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष, जो भी हाथ लग रहा है उसे भीड़ जमकर पीट रही है। 3 दिन जो हिंसा काठमांडू और उसके आसपास हो रही थी, अब वो दूर दराज के इलाकों में फैलती जा रही है। आगजनी की तस्वीरें नेपाल के सुर्खेत जिले की है, जहां आक्रोशित भीड़ ने कई इमारतों को आग लगा दी। सुर्खेत की इन इमारतों से धुआं अब भी उठ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल भारत से सटे नेपालगंज का है। यहां भी गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया तोड़फोड़ के।
नेपालगंज भी उससे अछूता नहीं है। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित किया गया है, इन विजुअल्स को देखिए और अंदाजा लगाइए कि डिजिटली डिस्प्ले करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो यहाँ पर किस तरीके से पड़ी हुई हैं। साथ ही जो बड़ी बड़ी मजबूत कुर्सियां होती हैं लोगों के बैठने के लिए, वो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं इंडिया से नेपाल की ओर और यहाँ पर वो टूरिस्ट से जानकारी लेते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, वहां पर भी सारी चीजों को रैंसैक किया गया है, सारी चीजों को बाकायदा तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। पंखे की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि पंखे तक को जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है और बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर बगल की बात कर लिया जाए तो आप बगल में देखिए कि किस तरीके से सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को, मेडिकल सेंटर्स को जो यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, उनको बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा फोड़ा गया है बल्कि अंदर भी आग लगाई गई है। 2025 के सितंबर में नेपाल में जो हो रहा है, 2024 के अगस्त में वही बांग्लादेश में हो रहा था। जैसे हिंदू बाहुल्य देश नेपाल में हिंसा हो रही है, वैसे ही मुस्लिम बाहुल्य देश बांग्लादेश में तांडव हो रहा था। जैसा नेपाल में आर्मी ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, वैसा ही बांग्लादेश में आर्मी ने कंट्रोल संभाला था। जैसे नेपाल के पीएम ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा था, वैसे ही बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा था। तब बांग्लादेश में 7 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया। 8 अगस्त 2024 को यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। यूनुस ने 6 महीने में चुनाव कराने का वादा किया था, अब तक चुनाव नहीं हुए। जैसे नेपाल में आंदोलन का चेहरा जेनजी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम बालेंद्र शाह का है, वैसे ही बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नेता नाहिद इस्लाम थे। नाहिद इस्लाम और छात्र आंदोलन के नेताओं ने जो सोचा था वैसा बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ। हिंसा बढ़ती गई, कारोबार चौपट होता गया, कट्टरपंथी हावी होते गए। चुनाव एक सपना बनकर रह गया। मोहम्मद यूनुस अब तक चुनाव की तारीख नहीं बता पाए हैं। नेपाल में करीब 55 घंटे से कोई सरकार नहीं है। केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को करीब 2:15 बजे इस्तीफा सौंपा था। तब से सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। सेना ने कहने को मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन हालात अब भी ऐसे नहीं है कि आम नेपाली बिना डरे काठमांडू में निकल सके। ये तस्वीरें काठमांडू में नेपाल आर्मी के हेडक्वार्टर के बाहर की हैं, जहां जेनजी की नारेबाजी चल रही है। सैन्य शासन बंद करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सार्वजनिक करने की मांग तेज होती जा रही है, जिन्हें सेना ने सुरक्षित ठिकाने पर रखा है। ये तस्वीरें नेपाल के परसा जिले के पोखरिया की हैं, जहां जेनजी की मांगों के साथ पोस्टर लेकर नारेबाजी हो रही है। संविधान को रक्षा शासन चाहिदैन, जंगीय शासन चाहिदैन। नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में सेना ने कर्फ्यू लगा रखा है। काठमांडू घाटी के 3 जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में सुबह 6 बजे से कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, फिर 1 घंटे की ढील दी जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक फिर कर्फ्यू लगा रहेगा। नेपाल में जबरदस्त हिंसा के बाद काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था, उसे अब खोला गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं। एयर इंडिया ने विशेष रूप से नेपाल में फंसे भारतीय यात्रियों के लिए विशेष उड़ानें शुरू की हैं।